हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिक्स क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 हमारा देश भारत। तो भारत के बारे में हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति और आकार, भारत की स्थिति कहाँ पे है विश्व में, वहाँ पे भारत में क्या क्या है, ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम देखेंगे। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वीडियो जो मैं अभी अपलोड कर रही हूँ सीटेट के लिए, तो हमें एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझ के देखना है। ठीक है, याद नहीं करना, हमें समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसके पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो वहाँ आप जाके देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सीटेट में आता है। तो वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के देखें। ठीक है, तो हमारा देश भारत, आप सभी को पता है कि हमारा देश भारत है। सबसे पहले हम ये देखते हैं जो बॉक्स वाले क्वेश्चन है, मतलब बॉक्स वाले जो पॉइंट है, प्रायद्वीप। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है। बेटा ये मैं कल के वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रायद्वीप भारत को भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, उपमहाद्वीप या भारतीय प्रायद्वीप बोला जाता है भारत को। तो भारत को प्रायद्वीप क्यों बोला गया है कि उपमहाद्वीप का मतलब होता है स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ पहाड़ हो। तो भारत में तीन और समुद्र है। पूरब में भारत का नीचे का भाग है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो इस और ऊपर क्या है, ऊपर हिमालय पर्वत है। तो इसलिए भारत को क्या बोला गया है, उपमहाद्वीप या प्रायद्वीप भी भारत को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर प्रायद्वीप भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। अब ये आपको बता चुकी हूँ मैं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, पश्चिम में अरब सागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और जो दक्षिण में है वो हिंद महासागर है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है, पूरब में हिमालय पर्वत है और दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के जो दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो पूरब में अंडमान निकोबार है यहाँ पे, जो कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप यहाँ पे है अरब सागर में। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत के दो द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में है। ठीक है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.1 लाख वर्ग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक है। मतलब कि ये जो हमारा भारत है, देख सकते हैं भारत का मैप मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाती हूँ, तो चलिए जो भी है, अभी मैं आपको समझा रही हूँ। उत्तर में लद्दाख से लेके, ठीक है, ये उत्तर है, यहाँ पे हमारा लद्दाख है, और दक्षिण में कन्याकुमारी, ये दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक भारत का विस्तार है वो कितना है, 3200 किलोमीटर। और पूरब में देखिए यहाँ पे है, पूरब में अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है, बिल्कुल ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश है और इधर कच्छ का रण है। तो यहाँ जो हमारा देशांतरीय विस्तार है भारत को, इसको देशांतरीय विस्तार, इसको हम क्या बोलते हैं, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो ये जो देशांतरीय विस्तार है भारत का वो क्या है, 29 मतलब 2900 किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। भारत की आबादी भी बहुत ज्यादा, चूंकि भारत का देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है तो भारत की आबादी भी ज्यादा है। अब ये है कि आप, जो मैं मानक समय के बारे में पीछे आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कि जिस देश का देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा होता है उस देश में एक से ज्यादा मानक समय होते हैं। भारत में कितने मानक समय है, भारत में एक ही मानक समय है, जो आपको पता है 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूरब भारत का मानक समय है। यानी कि यहाँ से मान लो भारत का मानक समय गुजरता है, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर है वहां से यहाँ की दूरी 82.5 डिग्री पूर्व है, तो यहाँ भारत का मानक समय माना गया है 82.5 डिग्री पूर्व। ठीक है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, जो मैं आपको पीछे मैप में बता चुकी हूँ। जो ये तो मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, इस चैप्टर में कोई ग्लोब नहीं है, तो ग्लोब वाले चैप्टर में आपको बता चुकी थी कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। जो बीच की रेखा है 0 डिग्री देशांतर, जिसे हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम कहते हैं, वहां से उत्तर में है भारत। तो भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है,
ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तर में है, ठीक है। और भारत की जो स्थिति है पूरी तरह से उत्तर पूर्व में है, मतलब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में है और 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर में है, तो इसलिए उसको क्या बोला गया है, भारत की जो स्थिति है उत्तर पूर्व में है और भारत के बीच से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्व है। यहाँ पे आप देखिए पीछे मैं आपको रूस का मानक समय बता चुकी हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट में लिखेंगे। यहाँ पे भी पूछा गया है कि रूस में कितने मानक समय है, तो कमेंट में आप मुझे रूस का मानक समय बताएंगे, अगर आप मुझे मेरे पीछे के वीडियो देख चुके हैं तो ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानक समय संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 एवं कनाडा में 6 मानक समय है। बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कितने मानक समय है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 मानक समय है और कनाडा में 6 मानक समय है। रूस में कितने मानक समय है मैं आपको पीछे के वीडियो में बता चुकी हूँ। आप देख के मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि रूस में कितने मानक समय है, ठीक है। देखिए है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय बोला गया है। ओके, भारत का मानक समय कितना है पीछे की वीडियो में मैं ये आपको बता चुकी हूँ, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं पीछे बहुत अच्छे से ये चैप्टर आपको समझा चुकी हूँ मानक समय वाला। ओके, अब है भारत के पड़ोसी देश। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं वो हम देखते हैं। देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ओके, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ठीक है। तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं जिसकी सीमा स्थल से जुड़ी हुई है, और एक पड़ोसी देश है श्रीलंका जिसकी सीमा कहाँ से जुड़ी हुई है, जल संधि से जुड़ी हुई है जिसकी सीमा। तो आपको याद रखना है कि भारत के 7 पड़ोसी देश ऐसे हैं जिनकी सीमा स्थल से जुड़ी हुई है और एक है जिसकी सीमा जल से जुड़ी हुई है, वो है श्रीलंका। तो टोटल 8 पड़ोसी देश हो गए, लेकिन 7 ही मेन माना जाता है क्योंकि 7 की सीमा जो है वो स्थल से जुड़ी हुई है। ये देखिए पूरब में बंगाल की खाड़ी है भारत के, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। जो अंडमान और निकोबार भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप। ये याद रखना है, मालदीव भारत का द्वीप समूह नहीं है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मालदीव भारत का द्वीप द्वीप समूह नहीं है। भारत के 2 ही द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में है। ये चीज बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ बेटा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। आपको कंफ्यूज किया जाएगा बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछ के, इसमें अरब सागर लिख के कुछ भी लिख देगा, वैसे अरब सागर में है, इधर है उधर है, तो अंडमान निकोबार हमेशा आपको याद रखना है पूरब की ओर है। बंगाल हमारा पूरब की ओर है, तो बंगाल की खाड़ी पूरब की ओर है, ठीक है। अरब देश हमारे पश्चिम की ओर है, तो अरब सागर पश्चिम की ओर है, ठीक है। और अंडमान निकोबार हमारे पूरब की ओर बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप हमारा अरब सागर में है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं भारत का राजनीतिक, भारतीय मतलब की राजनीति। भारत में क्या है, राजनीतिक कितने देश हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सभी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, केंद्र शासित प्रदेश वैसे राज्य होते हैं जिस पर केंद्र का भी अधिकार होता है। राज्य बिल्कुल स्वतंत्र होता है, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में राज्य का भी अधिकार बना हुआ होता है, इसलिए उसे हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। ये देखिए ये हमारा भारतीय उत्तरी मैदान है, यानी कि भारत का जो उत्तरी मैदान है बहुत ही उपजाऊ होता है और यहाँ की जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है भारतीय उत्तरी मैदान की, ठीक है। अब है दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पे हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दिल्ली। आपको ये लग रहा होगा कि दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो बिल्कुल वैसी नॉर्मल सी बात है, तो ये बिल्कुल सही है। ये हम सभी को पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट है कि भारत में राज्यों का निर्माण किसके आधार पे हुआ है, तो भारत में राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पे हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्य में जो मतलब भारत में जो राज्यों का निर्माण हुआ था वो भाषाओं के आधार पे हुआ था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो भारत में 11 राज्य थे और उसके बाद भाषाओं के आधार पर भारत को राज्यों में विभाजित किया गया है। तो भाषाओं के आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कुछ ये है जलोढ़ निक्षेप। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। बेटा ये निक्षेपण और मतलब निक्षेपण का मतलब होता है कि अपने साथ किसी चीज को बहाकर लेके आना।
उसे निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। सहायक नदी आपको पता है कि एक नदी की में जाके कई सारी नदियां मिल जाती हैं। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है और उस नदी का पानी ज्यादा हो जाता है, तो उसे हम सहायक नदी कहते हैं। मतलब ये मान लो कि ये एक नदी यहाँ से बह रही है, ओके, और इधर से एक नदी यहाँ आके मिल गई, यहाँ से भी एक नदी यहाँ आके मिल गई, तो इन दोनों नदियों को हम क्या बोलेंगे? सहायक नदी, ठीक है। ये तो मेन नदी है, इन दोनों नदियों को सहायक नदी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों नदियां अपना पानी इस मेन नदी में डाल देती है, तो ये दोनों नदी सहायक नदी हो गई, इनकी सहायता कर रही है पानी के बहाव को बढ़ाने के लिए। ओके, अब है भौतिक विभाजन। भारत में भौतिक विभाजन क्या क्या है? तो भारत में क्या क्या है जो प्राकृतिक, क्या है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की है। जो प्राकृतिक आकृतियां भी हम कह सकते हैं, पहाड़, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। द्वीप समूह मैं आपको बता चुकी हूँ कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप अरब सागर में है। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ बेटा, तो आप इस चीज पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर में बर्फ से ढका और जो भारत में पहाड़, पठार, मैदान, पर्वत, भारत में जो उत्तर में सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय पर्वत। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ। हिम मतलब बर्फ, आलय मतलब श्रृंखला, घर बोल सकते हो आलय का मतलब। तो हिम प्लस आलय यानी कि बर्फ का घर। ओके, ये कई बार आ जाता है कि बर्फ का घर किसे बोला गया है, तो हिमालय पर्वत का बोला गया, या हिम प्लस आलय का मतलब क्या है? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत की 3 मुख्य श्रेणियां हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद करना है। सबसे उत्तर में, यानी कि भारत का जो सबसे उत्तरी भाग है, ओके, सबसे जो ऊपर का भाग है, यहाँ पे जो हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊपर की श्रेणी है वो है बृहत हिमालय। ओके, जो सबसे ऊपर की श्रेणी है वो है बृहत हिमालय, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं? हिमाद्री भी कहते हैं, बृहत हिमालय। याद रखिए, बहुत बड़ा सबसे उत्तर में, यानी कि सबसे ऊपर की श्रेणी है, सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ पे होगा, सबसे ज्यादा सर्दी का मौसम होगा, तो इसे बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, जो आपको पता है कि क्या है, मुझे आप बताएंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि विश्व के सबसे ऊंची शिखर और उसकी ऊंचाई क्या है। ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे, विश्व की सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, हिमालय पर्वत में ही है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और बीच में सबसे उत्तर में है बृहत हिमालय या हिमाद्री, बीच में है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाचल प्रदेश जिसे हम बोलते हैं मध्य हिमालय या हिमाचल, और सबसे नीचे की श्रेणी जो है उसे हम शिवालिक कहते हैं, ठीक है, जो हिमालय के दक्षिण में माना जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय के दक्षिण की श्रेणी को क्या कहते हैं, तो ये उत्तर है, तो इसके दक्षिण में तो हिमालय के दक्षिण ही माना जाएगा ना, इसके नीचे जब आएगा, तो इसके ही दक्षिण में, सबसे दक्षिण में, हिमालय के सबसे दक्षिण में शिवालिक की श्रेणियां हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा बर्फ नहीं गिरता और यहाँ पे मौसम ठीक ठीक रहता है, बहुत ज्यादा सर्दी के मौसम में तो ठंड ज्यादा होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बिल्कुल बर्फ से ढका हुआ नहीं रहता है पूरे साल। अब हिमालय के दक्षिण में उत्तरी भारत का उत्तरी मैदान है। अब ये देख लीजिए आप, सबसे ऊपर है ये सबसे ऊपर इसमें बृहत हिमालय या हिमाद्री है, बीच में हिमाचल, ठीक है, हिमाचल या फिर क्या था आपका, हिमाचल या मध्य हिमालय या हिमाचल है, और सबसे नीचे ये शिवालिक की श्रेणियां है, ठीक है। ये है शिवालिक की श्रेणियां, जो यहाँ पे रेड कलर से आपको दिखाया गया, ये है शिवालिक की श्रेणियां। और उसके नीचे जो सबसे नीचे आपको यहाँ से ये जो मैदान का दिख रहा है, यमुना नदी, गंगा नदी, चंबल नदी, ये सारे जो इसके आसपास के क्षेत्र हैं, ये सारे हैं हमारे उत्तरी मैदान, ठीक है। ये उत्तर का मैदान है, ये बहुत ही उपजाऊ होता है, पता है, भारत का उत्तरी मैदान बहुत उपजाऊ है और बहुत ही ज्यादा ये आबादी वाला क्षेत्र है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सभी सहायक नदियां गंगा में मिलती हैं, और बहुत सारी नदियां हैं, जिस कारण क्या होता है, बाढ़ आने के कारण बार बार यहाँ का मैदान ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। और ये समतल भाग है, तो जहाँ पे मैदान उपजाऊ हो और जमीन समतल हो, तो वहां पे आबादी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां सभी सुविधाएं लोगों को मिल जाती है। देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। सुंदरबन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाता है, ठीक है, वहीं पे सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा नाम क्यों पड़ा है वहां का? याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां, जब गंगा नदी यहाँ से चलती है, गंगा नदी जब यहाँ से चलती है तो यहाँ आके मिलती है गंगा, इधर से गंगा नदी आ रही है, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा है बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा है। और इसका नाम सुंदरबन डेल्टा इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, जिस वृक्ष के नाम से इस वन का नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ गया है, ठीक है। अब है
ये हो गया उत्तरी मैदान भी आप समझ गए। अब है भारतीय मरुस्थल। तो भारतीय मरुस्थल बहुत से शुष्क क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे बारिश कम होती है, कटीले पौधे पाए जाते हैं। और ये कहाँ पे है? हमारे राजस्थान में है और गुजरात के कुछ भाग में है भारतीय मरुस्थल। फिर है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसकी आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है। ये त्रिभुजाकार है, यहीं पे है प्रायद्वीपीय पठार आपका। ओके, ये पठारी भाग दिख रहा है, यहाँ से ऐसे होके ऐसे ऐसे, ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। पठार के बारे में आप पढ़ चुके होंगे कि पठार बहुत ज्यादा यहाँ पे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। बिंद एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं इसमें। देखिए मैं अगर पढ़ के सुनाती हूँ, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। मैं आपको लास्ट वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि जो हिंद महासागर है उसकी आकृति भी त्रिभुजाकार है। ओके, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सारी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कहाँ है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। विंध्य एवं सतपुड़ा की महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं भी इसमें हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। याद रखिएगा, दो ही नदी है नर्मदा और ताप्ती जो अरब सागर में मिलती है, बाकी सारी नदियां पूरब की ओर बहती है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार में कुछ विशेषताएं हैं बेटा। प्रायद्वीपीय पठार में क्या है? ये त्रिभुजाकार है, काफी ऊंचा नीचा है, और विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, वो प्रायद्वीपीय पठार में ही स्थित है। उसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान वैसे क्षेत्र होते हैं जो तटीय तटों के पास पाए जाते हैं, समुद्र के तटों के पास। ये है तटीय क्षेत्र तटीय मैदान का, और यहाँ भी है हमारे तटीय मैदान का क्षेत्र। ठीक है, पश्चिम घाट के पश्चिम तथा पूर्व घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम तटीय मैदान संकरित था, पूर्वी तटीय मैदान ज्यादा अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी तटीय मैदानों में बहती है और दक्षिण भारत की नदियां हैं। ये तो आपको याद रखना है। ओके, अब है वही चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। भारत के दो द्वीप समूह है, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं ये देखिए एक बार ये क्वेश्चन भी आता है कि लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। ऐसी छोटी छोटी चीजें बेटा हम स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, एक छोटी छोटी चीज भी हमें ध्यान से देखना है। लक्षद्वीप एक तरह का प्रवाल द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बता चुकी हूँ मैं आपको। तो इसमें जो एक और बताने लायक यही था कि लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। अब एक बार तटीय मैदान को मैं आपको इसमें समझा देती हूँ कि तटीय मैदान क्या है। क्या था? पूर्वी घाट के पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान स्थित है, और पश्चिमी घाट के पश्चिमी घाट है इसके पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान स्थित है। तो बेटा ये चैप्टर हो चुका आपका। मैं साथ के साथ आपको चैप्टर के साथ आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर भी अपलोड कर रही हूँ। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे भी अपने मेहनत का फल थोड़ा मिले, कि मुझे भी लगे कि हाँ मेरा मेहनत सफल हो रहा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। ठीक है, चलिए अब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? शिवालिक। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइए, आप इसमें देख के बताइए, सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आप मुझे ढूंढ के बताएंगे सहाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये आंसर आप मुझे खुद बताएंगे। चैप्टर में ही है, बहुत अच्छे से है। पाक जल संधि किन देशों को अलग करती है? पाक जल संधि, सॉरी ये बताना मैं भूल गई, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जो हम यहाँ पे देख रहे थे भारत के पड़ोसी देश, यहीं पे एक चीज बताना था जो मैं मिस कर गई, कि ये जो जल संधि है, ठीक है, आपको पहले बता चुकी हूँ, जो जल अगर जल से एक से दूसरे देश मिलता है तो उसे जल संधि कहते हैं, स्थल से मिलने पर स्थल संधि कहते हैं। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पाक का मतलब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से तो याद रखिएगा पाकिस्तान में कोई जल संधि नहीं है, पाकिस्तान स्थल से जुड़ा हुआ है भारत से। तो पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि
भारत तथा श्रीलंका को अलग करती है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? अरब सागर में कौन सा है? लक्षद्वीप। याद रखिए, भारतीय द्वीप समूह, मालदीव भी अरब सागर में है, लेकिन मालदीव भारत का द्वीप समूह नहीं है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला, जो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल लगभग क्या है? महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? नर्मदा सागर कौन से सागर में गिरती है? भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? ये क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। और एक क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ रही हूँ आपको, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपका ये चैप्टर पूरा। कि देखिए इस यहाँ पे एक प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है, जिसे पॉलिप भी कहा जाता है। ये जो मैं आपको बता रही थी कि प्रवाल द्वीप समूह कौन सा है हमारा? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप समूह है। ये क्या है? छोटे जो समुद्री जंतु होते हैं उनके कंकाल से बना हुआ है ये प्रवाल द्वीप समूह। ठीक है, इसलिए उसको प्रवाल द्वीप समूह बोला जाता है। और इसे क्या, पोलिप भी बोला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रवाल द्वीप समूह क्या है और इसे किस नाम से जाना जाता है? पोलिप। पोलिप जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है, उसी को हम प्रवाल द्वीप समूह बोलते हैं, कंकाल को। ठीक है, चलिए एक बार देखते जाते हैं हम। आपको अगर चैप्टर में कुछ रह गया हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लें कमेंट में। देखिए, पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट, सॉरी मैं तो आपको आंसर ही बता रही हूँ। तब पूर्व में पूर्वी घाट पर स्थित है। क्या है? इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूरब में पूर्वी घाट स्थित है। तो ये जो क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट क्या था? सह्याद्री को यानी किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट के नाम से। ओके, सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। तो बेटा ये चैप्टर हो चुका है आपका। मैं नेक्स्ट चैप्टर कल डालूंगी आपको, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी, दूसरा क्वेश्चन पेपर डालूंगी प्रीवियस ईयर के। तो मैं उम्मीद करती हूँ एग्जाम तक आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें और अच्छे से तैयारी करने में लग जाएं। बिल्कुल पूरे टाइम अभी सीटेट की तैयारी में लगा दें, क्योंकि सीटेट बहुत टफ नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीज़ों को याद करने की बात तो मैं नहीं करूँगी, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप चीज़ों को समझ के आंसर देते हो, तो ये बहुत टफ नहीं है। सीटेट आराम से कर सकते हैं आप, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ओके बेटा, बाय बाय।